जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ठीक है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में, जितने भी आने वाले महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने का जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में कि उनकी विशेषताएँ क्या हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विशाल एवं विस्तृत लिखित संविधान। ठीक है, फिर उसके बाद आंतरिक व बाह्य स्रोत, या फिर थर्ड की बात करें कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो हमारी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, हम उनको एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली विशेषता पे हम लोग देखते हैं। जो पहली विशेषता हमारी है कि विशाल एवं विस्तृत लिखित संविधान। कहा जाए तो भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे विश्व की बात की जाए तो भारत के जो संविधान है वो सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। अगर हम लिखित और अलिखित की बात करें तो लिखित संविधान में अगर हम बात करते हैं, लिखित संविधान में आपका आता है यूएसए का संविधान। ठीक है, उसी तरीके से भारत का भी है। फिर अगर अलिखित की बात करें या फिर कहें हम मौखिक संविधान, जिसका संविधान की बात हम करें कि जो लिखा नहीं गया है, तो वो कौन सा संविधान है, किस देश की संविधान है, तो वो ब्रिटेन का है। ठीक है, किसका है, ब्रिटेन का। ब्रिटेन के संविधान जो है वो लिखा नहीं गया है। ठीक है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है, मौखिक संविधान है। ठीक है, चलिए हम भारतीय संविधान के जो कुछ बात करें हम कि जो सबसे बड़ा संविधान भारत का है, तो उसमें देख सकते हैं क्या क्या है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो इनमें कुल भागों की संख्या कितनी है। अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कुल, मूल संविधान में भाग कितने थे, 22 भाग थे। ठीक है, अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियां तो कितनी थी, 8 थी। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात की जाए तो वो कितनी थी, 395। अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें, वर्तमान संविधान की, तो वर्तमान संविधान में कुल हमारे जो भाग हैं वो कितने हैं, बढ़ के 25 भाग हो गए हैं। अनुसूचियों की बात करें तो 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं और कुल मिला के इस समय कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं, 12। उसी तरीके से हम बात करें अनुच्छेद की तो वर्तमान समय में 450 से अधिक अनुसूचियां भी हैं। ठीक है, कितनी हैं, 450 प्लस अनुसूचियां, ये हमारे भारतीय संविधान में। तो कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो सबसे बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारा है, तो जो भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है आंतरिक व बाह्य स्रोत। ठीक है, अगर हम स्रोत की बात करें कि स्रोत क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान में जितने भी विशेषताएं ली गई हैं, जितने भी अगर हम बात करें जो स्रोत लिए गए हैं, जो भी शक्तियां हैं, ठीक है, तो वो कुछ शक्तियां जो हैं भारत की हैं और कुछ शक्तियां अन्य देशों से ली गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जो भारतीय संविधान के लगभग 85%, ठीक है, 85% स्रोत जो है इस भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। या फिर कह सकते हैं, क्वेश्चन आपका अगर जब भी पूछे कि भारतीय संविधान में अधिकतम स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, अगर बात करें अन्य देशों की तो अन्य देशों से भी हमारे जो संविधान है वो अन्य देशों के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, ठीक है, इसकी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। किससे लिया गया है, यूएसए से प्रेरित है। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करें डीपीएसपी की, ठीक है, डीपीएसपी, या फिर कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, इसके नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड से। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी विशेषताएं हैं या फिर कह सकते हैं बहुत सारे स्रोत हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, कुछ अफ्रीका से लिए गए हैं,
कुछ की बात करें तो ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है, या फिर कुछ की बात करें कनाडा से लिए गए। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनसे भारतीय संविधान जो है वो अन्य देशों के भारतीय संविधानों से प्रेरित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, ठीक है, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। कि जो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान हमारा कुछ कठोर भी है और कुछ लचीला भी है, ठीक है, कुछ कठोर और कुछ लचीला है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कठोर और लचीलेपन की, कि मतलब किस तरीके से कठोर है और किस तरीके से लचीले हैं, ठीक है। अगर हम कठोर की बात करें तो भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं, ठीक है, संशोधन संशोधन वैसे दो ही प्रकार से होंगे। एक तो जो आसानी से हो जाए, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, लचीला। और जिस जो संविधान संशोधन कठिनाई से हो वो क्या होगा, कठोर होगा, ठीक है, वो कठोर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो कठोर होगा, कठोर होगा वो जो मतलब जो भी संविधान संशोधन है जिनमें थोड़ा सा लगता है कि कठिनाई पूर्वक होगा या फिर समय लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, कठोर। और लचीलापन, लचीलापन का भी बताया कि जो आसानी से हो जाए। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो एक तो 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से हो जाता है, जिसको कहते हैं साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत। और यही हमारा क्या है, ये हमारा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये किससे होता है, आसानी से हो जाता है। तो ये लचीलेपन में आएगा, किस में आएगा, लचीला, ठीक है, ये क्या होगा, लचीला संविधान। अगर एक और भी होता है कि 2/3 के साथ आधे राज्यों की अनुमति, ठीक है, किसकी, आधे राज्यों की अनुमति, ठीक है, आधे राज्यों की अनुमति। तो इसमें थोड़ा सा कहा जाए तो समय लगता है और थोड़ा सा कठिनाई होती है, ठीक है। तो वही क्या है, कठोर और ठीक है, क्या है, जो आधे राज्यों की सहमति बहुमत साधारण बहुमत के साथ आधे राज्यों की बहुमति लेने पड़े, वो क्या होगा, वो कठिनाई से होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमारे संविधान में, दोनों ही मतलब कहा जाए तो साधारण बहुमत से भी हो जाएंगे और साधारण बहुमत के साथ आधे राज्यों की अनुमति भी चाहिए, ठीक है। तो वही क्या है, कठोरता और लचीलापन, ठीक है। जो आसानी से हो जाए वो लचीला, और जो थोड़ा सा कठिनाई में हो तो वो कठोरता, ठीक है। कहीं कहीं आपको यही चीज नम्य और अनम्य करके पूछ लेता है, नम्य और अनम्य, ठीक है, नम्य और अनम्य, बात दोनों वही है, ठीक है। कठोर और लचीला, नम्य अनम दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार की बात करें तो जो मौलिक अधिकार हमारे हैं भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित है, ठीक है, कहां पे है, भाग 3 में। और 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है, 12 से 35 में 12 से अनुच्छेद 12 से लेके 35 में क्या है, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और भाग 3 में की गई है, ठीक है, भाग 3 में। अगर हम बात करें कि कुल मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं, अगर हम मूल संविधान में बात करें कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, ठीक है, तो कुल कितने थे, 6, 7 मौलिक अधिकार, ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में या फिर कह सकते हैं वर्तमान में कितने हैं, कुल 6, ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगर हम 6 मौलिक अधिकार की बात करें, ठीक है, तो पहला जो आपका आता है पहला आपका समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा हमारा है
स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो चौथा हमारा होगा संस्कृति चौथा हमारा होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। और नेक्स्ट की बात करें संस्कृति एवं शिक्षा। उसी तरीके के नेक्स्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट मौलिक अधिकार हमारा है छठा मौलिक अधिकार हमारा है संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे। अगर हम बात करें 7वें मौलिक अधिकार की, जो इस समय हटा दिया गया है, ठीक है, जो इसमें कहा जाए तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था, और ये 300 का में, ठीक है, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को इस मौलिक अधिकार से हटा के 300 काम में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है इस संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। तो अभी क्या है, ये पहले मौलिक अधिकार था, अब क्या बन चुका है, विधिक अधिकार, ठीक है, क्या बन चुका है, विधिक अधिकार, ठीक है, विधिक अधिकार बन चुका है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हो गई हमारे मौलिक अधिकारों की बात। हमने बात की मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से, ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, यूएसए से, ठीक है, यूएसए से लिया गया है हमारा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट की बात करते हैं एकल नागरिकता, ठीक है। एकल नागरिकता की बात करें तो भारत में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता है, ठीक है, क्या है, एकल नागरिकता है। जिस तरीके से ब्रिटेन में है एकल नागरिकता, उसी तरीके से हमारे भारत में भी एकल नागरिकता है। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए की, तो यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है, ठीक है, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता कैसे कि अमेरिका में क्या है, देश के साथ साथ राज्य की भी नागरिकता देता है, ठीक है, कौन देता है, अमेरिका। बट भारत की बात करें तो भारत में सिर्फ और सिर्फ देश की, ठीक है, देश की, या फिर कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत की, ठीक है, भारत के नाम पे जानते हैं हम कहाँ के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य की, ठीक है। अमेरिका में क्या है, देश के साथ साथ राज्य की भी नागरिकता मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एकल नागरिकता है वो कहीं ना कहीं हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये भारतीय संविधान में भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। बात करें तो ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। किसमें, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो कहा जाए ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। जितने भी राज्य हैं कहीं ना कहीं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही हम जो भी डिसीजन लेते हैं या फिर कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो इस पे हम कोई भी
न्यायिक कार्य नहीं कर सकते हैं। कहा जाए कि जिस तरीके से मौलिक अधिकार हमारे हैं, तो मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि न्यायालय में उसके प्रति हम याचिका दायर कर सकते हैं, बट राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत या फिर राज्य के नीति निर्देशक में हम किसी भी तरीके से न्यायालय में कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो अपने लिए एक स्वतंत्र है। ठीक है, ये स्वतंत्र है। ये आपको कहा जाए तो किसी कोई राज्य फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी फॉलो कर सकता है। अगर नहीं भी फॉलो कर सकता है तो आप इसके लिए न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्र है। और क्या कहा जाए कि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये कहाँ से प्रेरित है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बात करें, पहला कि मौलिक कर्तव्य किसमें है। ठीक है, अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, इसको मौलिक कर्तव्य को। और किसमें है ये आपके मौलिक कर्तव्य? हमारे 4 के काम में है। ठीक है, 4 की काम है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी अनुशंसा पे इसको बनाया गया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगर हम बात करें मूल संविधान में या फिर स्वर्ण सिंह समिति की बात करें, तो इन्होंने कितने मूल दिए थे? कुल 10 मौलिक कर्तव्य दिए थे। कितने दिए थे? 10 मौलिक कर्तव्य दिए थे। ठीक है, 11वां आपका जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, 2002 में। कौन सी? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके माता पिता की होगी। ठीक है, किसकी होगी? उनके माता पिता की। 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यही जोड़ा गया था। किसमें? 2002 में जोड़ा गया था। यही आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य ये 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जिसे नागरिकों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सार्वभौमिक मतदान। ठीक है, सार्वभौमिक मतदान। मतदान का मतलब आप समझते हैं कि मत देना। हर कोई व्यक्ति मत देने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, बिना किसी जात पात, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लिंग मतलब कहा जाए तो बिना लिंग भेदभाव के। ठीक है, तो सब कोई अपना मत देने को स्वतंत्र है। ठीक है, सब कोई अपना मत देने को स्वतंत्र है। बात करें कि मूल संविधान में कि पहले कितनी उम्र थी? 21 साल थी। मतदान करने की जो उम्र थी मिनिमम, वो कितनी थी? 21 साल मिनिमम। ठीक है, मिनिमम जो थी 21 साल थी। बट 61वां संविधान संशोधन आया। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन कब आया था? 1989 में। ठीक है, 1989 में ये कर दिया गया, 21 साल से कर दिया गया 18 साल। ठीक है, 18 साल मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 18 साल। कम से कम 18 साल होना चाहिए मतदान करने के लिए। ठीक है, सार्वभौमिक मतदान। ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब सभी कोई अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, किसी पे कोई प्रेशराइज नहीं है कि आपको मत करना है, नहीं करना है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र, पहला जो न्यायपालिका हमारी है वो स्वतंत्र है। इस पे किसी का दबाव नहीं है, किसी का जोर नहीं है। चाहे राज्य हो, चाहे संघ हो, चाहे संसद हो, इस पे कोई जोर नहीं दे सकता। ठीक है, तो हमारी न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, क्या है? स्वतंत्र है। निष्पक्ष, बिना किसी के पक्ष में लिए। ठीक है, बिना किसी के पक्ष में, ये मतलब कह सकते हैं होता है कभी कभी किसी के पक्ष में दे देता है। ठीक है, या फिर किसी के जोर जबरदस्ती से। तो पहला तो स्वतंत्र है, इसलिए निष्पक्ष भी है। ठीक है, क्या? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमारी है।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो ये हमारी कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो भारत की जो संसद है, भारत की संसद की बात करें तो ये 3 अंगों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, हमारी संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये हमारी क्या है, उच्च सदन है, ये हमारा निम्न सदन है, और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति से मिलकर बना है। राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति। तो यही हमारी संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली जिस तरीके से अमेरिका की है, अमेरिका में जिस तरीके से जो ब्रिटेन का राजकुमार है कहा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए होता है। पूरी जो शक्तियाँ होती है वो किन में होती हैं, मंत्रिपरिषद में। ठीक है, उसी तरीके से भारत में क्या है कि जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ पे निहित है, वो मंत्रिपरिषद में। ठीक है, कहाँ पे, मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक कहा जाए तो भारत की सबसे यूनिक जो विशेषता है ये यही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। ठीक है, एकमात्र देश है भारत जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। अदर देशों में 2 ही है। ठीक है, अदर देशों की बात करें तो जो अदर देशों में होते हैं, अदर देशों में पहला देश का या फिर कह सकते हैं संघ और दूसरा राज्य। ठीक है, संघ और राज्य 2 ही तरीके की शासन प्रणालियां होती हैं। बट अगर हम बात करें भारत की तो भारत में 3 तरीके की हैं। ठीक है, कौन कौन सी, भारत की शासन प्रणाली की बात करें भारत की तो पहला आपका संघ, संघ या केंद्र, दूसरा आपका राज्य और तीसरा आपका होता है स्थायी स्वशासन, स्थायी स्वशासन। ठीक है, स्थायी स्वशासन या फिर कह सकते हैं इसी को पंचायती राज, पंचायत। ठीक है, पंचायत की बात करें तो अनुच्छेद 40 में वर्णित है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, जो कि हमारे डीपीएसपी में आता है। किसमें आता है, डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, बात करें पंचायत की तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 73वां संविधान था 1992 में। ठीक है, 1992 में। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाए तो भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। ठीक है, कितनी त्रिस्तरीय है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, भारत में पहला तो पंथ निरपेक्ष, एक पंथ निरपेक्ष और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। दोनों ही वर्ड एक ही है। ठीक है, कहने का मतलब अर्थ दोनों का एक ही है, चाहे पंथ निरपेक्ष हो चाहे धर्म निरपेक्ष हो। और दूसरी बात करें कि मूल संविधान में ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द था ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो मूल संविधान में आपका पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में, किसमें जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत या फिर भारत देश किसी एक राज्य को, किसी एक धर्म का अनुशंसा नहीं करती है, या फिर कहा जाए तो भारत का कोई भी धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्ति का धर्म होगा। भारत के लिए सभी धर्म क्या हैं, समान हैं, सभी धर्म एक जैसे हैं। ठीक है, या क्या कह सकते हैं कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, किसी एक धर्म की अनुशंसा भारत नहीं करता है। ठीक है, या फिर कि भारत
सभी धर्मों की एक जैसे ही, या फिर सभी के लिए, भारत के लिए सभी धर्म एक है। ठीक है, वही चीज है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, भारत के लिए संविधान सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि। सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर संविधान। संविधान के अपोजिट या फिर संविधान के विपरीत कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन नहीं लागू होगा। जितने भी नियम बनेंगे, जितने भी संशोधन होंगे, वो संविधान के संविधान में मतलब संविधान के तहत ही करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन में संसद, क्या संसद सर्वोपरि है। ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है। यूएसए में न्यायपालिका, ठीक है, संसद में न्यायपालिका सर्वोपरि है, ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है। उसी तरीके से जो संविधान है भारत है, वो संविधान है वो भारत में सर्वोपरि है। ठीक है, कह सकते हैं कि अगर संसद में यूएसए में कोई भी अगर नियम बनाया जाता है या फिर संसद के तहत कोई भी रूल बनाया जाता है, तो उसको हम न्यायपालिका में खारिज कर सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका में द्वारा उसको हम बदल सकते हैं। बट भारत में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी करना है हमें संविधान के तहत ही करना है, उसके बाहर कुछ करना नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में जो भी रूल बनाए जाएंगे वो संसद के तहत बनाए जाएंगे। अगर संसद ने बना दिया तो वो सर्वमान्य है। ठीक है, उसी तरीके से भारत सर्वोपरि कौन है? वो है संविधान। ठीक है, चलिए आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, भारत में कुछ आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए हैं। ठीक है, कि मतलब समय समय पे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई समस्या आ जाती है तो उसके लिए भी कुछ आपातकालीन स्थितियां भी के तहत भारत ने प्रावधान बनाए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपातकालीन स्थितियों की, तो भारत में भारतीय संविधान में 3 तरीके की आपातकालीन प्रावधान है। पहले की बात करें तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, दूसरा है आपका राज्य आपात, या फिर इसे कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन। तीसरा है आपका वित्तीय आपात। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपात की तो यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की तो ये 356 में वर्णित है। इसमें 356 में, ठीक है, 356 में। अगर हम वित्तीय आपात की बात करें तो ये 360 में वर्णित है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्य आपात या फिर राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात की बात करें तो ये 360 में है। ठीक है, तो ये रहे भारत के भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इन्हीं भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर। मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे आपातकालीन स्थितियां हो, ठीक है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जैसा कि वीडियो आने में थोड़ा लेट जरूर हुआ है, बट अब क्या है, जो भी वीडियो आएंगी आपकी रेगुलर आएंगी, और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए जितने भी हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।